हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है सिविल्स कनेक्ट के स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज हमारी जो आई दृष्टि मैगजीन है उसकी अंतिम क्लास है। और इस क्लास में हम खेल परिदृश्य को कंप्लीट करेंगे पूरा और उसको समझेंगे। और उसमें जो कुछ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको भर हमें देखना है। हालांकि दिया तो इसमें काफ़ी कुछ है, लेकिन हमारे काम का जो है सिर्फ हमें उसे देखना है। पर इस लेक्चर को शुरू करने के पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से। वो ये है कि अगला कोर्स मैं एनसीईआरटी के बारे में सोच रहा हूँ लाने के लिए। और यह जो कोर्स होगा यह हिंदी भाषा की एनसीईआरटी के लिए होगा। और दूसरी चीज़ ये कि यह जो कोर्स है ये एकदम न्यू एनसीईआरटी जो कि अपडेटेड एनसीईआरटी उस पे होगा। और तीसरी बात यह है कि यह जो कोर्स है इसमें हमने कोशिश की है कि हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ाएं ताकि आप सीधे एनसीईआरटी देखते जाएं, आपको अपनी बुक खोल करके ना बैठनी पड़े। और हम कोशिश करेंगे कि हम पॉइंट बाय पॉइंट उस पे लिखते भी चलें कि ये पॉइंट आपके काम का, ये पॉइंट आपके काम का नहीं है, ताकि आपको कुछ समझ आ जाए या आप उसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। यह कोर्स भी इसी यूट्यूब चैनल पे आएगा और पूरा फुल फ्लेज्ड कोर्स होगा। कुछ भी पेड नहीं होगा, कुछ किसी भी चीज़ में आपको पैसा नहीं देना होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं, एग्ज़ाम में अपना इस्तेमाल करना है इन नोट्स का। तो ये थी अनाउंसमेंट। अब शुरू करते हैं ये खेल परिदृश्य को और एक एक करके इसको देखना शुरू करते हैं। तो जो इसमें हमें सबसे पहला देखना है वो है प्रमुख आयोजन। तो ये ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट है इसके आयोजन हुए हैं जो कि लॉन टेनिस खेल के लिए होते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि पुरुष एकल विजेता, महिला एकल विजेता, पुरुष युगल विजेता, महिला युगल विजेता और मिश्रित युगल विजेता के मैचेस हुए हैं। उसमें अलग अलग क्षेत्रों में मैचेस हुए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएसए ओपन। तो जो इसमें हमारे जितनी भी प्रतिस्पर्धा है उसमें यदि अगर कोई भारतीय खिलाड़ी आता है या वो मैच में पार्टिसिपेट लेता है, जीते या न जीते वह बात अलग है, लेकिन तो वो वाला मैच हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि किसी भी खिलाड़ी ने मैच में, भारत के किसी भी खिलाड़ी ने किसी भी मैच में हिस्सा नहीं लिया है। इसलिए हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है इस वाले में, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता को याद रखना है। और इसको भी याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर आप देख रहे होंगे कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और यूएस ओपन है उसमें जैनिक सिनर ही विजेता रहे हैं। तो आपको ज़्यादा याद करने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस में जो लॉन टेनिस के मैचेस हुए थे उसमें जैनिक सिनर ही विजेता रहे जो कि इटली के रहे। अब इन्होंने किनको हराया है तो उसमें हो सकता है कि आप फंस जाए। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उन्होंने अलेक्जेंडर जोरेव को हराया था और यूएस ओपन में उन्होंने टेलर फ्रिट्ज को हराया था। फिर फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन है, इसमें कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं वो जीते हैं और इन्होंने फ्रेंच ओपन में जैनिक सिनर को हराया है और विंबलडन ओपन में इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है। आपको इस तरीके से इसको याद रखना है, तुरंत याद हो जाएगा आपको ये। फिर अगला है महिला एकल विजेता और उप विजेता। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसमें सब में इसमें जितने भी विजेता हैं वो सारे के सारे अलग हैं। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसमें मैडिसन कीज विजेता हैं और उप विजेता हैं एरिना सबालेंका। और फ्रेंच ओपन में कोको गॉफ विजेता हैं जो कि यूएसए की हैं और ये मैडिसन कीज भी यूएसए की हैं। और एरिना सबालेंका बेलारूस की जो हैं यह उप विजेता हैं। फिर विंबलडन बारबरा क्रेजिकोवा ये चेक गणराज्य की हैं और यह इन्होंने विजेता पद का हासिल किया है। ऑन्स जैस्मीन पाउलिनी ये इटली की हैं और इन्होंने उप विजेता पद को हासिल किया है। फिर यूएस ओपन 2024 इसमें एरिना सबालेंका जो बेलारूस की हैं ये विजेता बनी और जेसिका पेगुला ये भी यूएसए की हैं, ये यूएसए की हैं और ये बनी है उप विजेता। तो ये था हमारा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में जितना हमें याद करना था उतना हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगले टॉपिक में हमको जो देखना है वो ये है कि पेरिस पैरालंपिक खेल और पेरिस ओलंपिक खेल, क्योंकि इससे कोई ना कोई सवाल जरूर आएगा। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब जो पेरिस पैरालंपिक गेम है वह 16 सालों से लगातार चल रहा है और जो पेरिस का ओलंपिक मतलब कि जो ओलंपिक खेल है वो 32 वर्षों से 32 आयोजन हो चुके हैं उसके, और पैरालंपिक के 16 ही आयोजन हुए हैं। अब इसको देखते हैं।
तो जो ये 17वां ग्रीस में पैरालंपिक खेल था, इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के मध्य में पेरिस में, फ्रांस में आयोजित किया गया। फ्रांस ने ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की मेजबानी पहली बार की थी। अब इसका जो शुभंकर है वो फ्रीज है। फ्रीज एक प्रकार की टोपी होती है, वही इसका शुभंकर है। फिर जो पैरालंपिक 2024 है उसका उद्घाटन किसी अरीना या किसी ग्राउंड में नहीं हुआ था, यह हुआ था प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड चौक, चैम्प एलिसीज पर किया गया था। और पैरालंपिक खेलों के इतिहास में ये पहली बार उद्घाटन समारोह जो स्टेडियम के बाहर आयोजित किया गया है। भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे भारतीय, वह थे सुमित अंतिल जो कि पैरा भाला फेंक हैं, और भाग्यश्री यादव, ये भाग्यश्री यादव पैरा शॉटपुट हैं। फिर आगे कहा गया है कि पैरालंपिक एथलीटों में कुल 169 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियों के 44 से ज़्यादा एथलीटों ने भाग लिया है। यानी कि 169 राष्ट्रीय पैरालंपिक जो समितियां हैं उनके 4400 से ज़्यादा एथलीट हैं, उन्होंने भाग लिया है। फिर कहा गया है कि 2024 के पैरालंपिक में 22 पैरा खेलों की 549 पदक स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। फिर आगे कहा गया है कि 3 राष्ट्रीय पैरालंपिक जो समितियां हैं, इरिट्रिया, किरिबाती और कोसोवो ने पैरालंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया है। फिर कहा जा रहा है कि जो मॉरिशस है, नेपाल है और शरणार्थी जो पैरालंपिक समिति है उसने पैरालंपिक में अपना पहला पदक जीतने में सफल हुई हैं। फिर इटली की वेलेंटीना पेट्रिलो पैरालंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है। इतना आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण विश्व रिकॉर्ड है उनमें से जो पहला रिकॉर्ड है वो है कि शीतल देवी और राकेश कुमार दोनों भारत के हैं। दोनों ने 1399 अंक पैरा तीरंदाजी की मिश्रित कंपाउंड टीम क्वालिफिकेशन स्पर्धा में हासिल किए हैं। दूसरा रिकॉर्ड है जियांग युआन, ये आपको जरूर याद रखना है। चीन की महिला पैरा तैराक हैं और 7 स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने पेरिस में जो पैरालंपिक हुआ था उसमें सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट का तमगा हासिल किया है। फिर पेरिस पैरालंपिक में भारत का क्या स्थान है इसको देखते हैं। तो 84 पैरा एथलीटों ने 12 विभिन्न खेलों में भाग लिया है, जैसे कि 3 खेल जो हैं पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। इसमें भारत के जो पैरा एथलीट हैं उन्होंने पहली बार भाग लिया है। किसमें? तो पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। फिर आगे कहा जा रहा है कि इस पैरालंपिक खेल में, पेरिस वाले में, भारत ने 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक जीते हैं। तो कुल 29 पदक जीते हैं। आप इसको याद रखिएगा। आप इनमें से कोई एक याद रख 2 याद रख लीजिए तो आपको बाकी तीसरा भी याद रहेगा और टोटल भी आप कर लोगे। फिर अगला है पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अब तक का है। अवनी लेखरा जो है वो 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बनी है। इन्होंने 2020 में और 2024 में दोनों में स्वर्ण पदक जीते थे। उसी तरीके से सुमित अंतिल लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में खिताब जीतने वाले भारत के पहले पुरुष एथलीट बने हैं। इनको भी 2020 और 2024 में अवार्ड मिले थे। फिर अगला कहा गया है सुमित अंतिल ने नया पैरालंपिक रिकॉर्ड 70 मीटर बनाते हुए पुरुष भाला फेंक F64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। फिर कहा गया है कि जो मरियप्पन थंगावेलु हैं, ऊंची कूद, पुरुष ऊंची कूद में उन्होंने लगातार 3 पैरालंपिक खेलों में कोई पदक हासिल करने वाले भारत के पहले एथलीट बने। 2 पदक हासिल करने वाले लगातार, पुरुष में सुमित अंतिल, महिला में भाग्य अवनी लेखरा और मरियप्पन थंगावेलु 3 पैरालंपिक खेलों में लगातार 3 पैरालंपिक खेलों में उन्होंने कोई ना कोई पदक जीता है। जैसे कि रियो 2016 में थंगावेलु ने स्वर्ण पदक जीता था, टोक्यो 2020 में रजत पदक और पेरिस 2024 में कांस्य पदक हासिल किया है। फिर आगे कहा गया है कि जो प्रीति पॉल हैं वो ट्रैक स्पर्धा में पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बनी है और उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ स्पर्धाओं में 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। फिर कहा जा रहा है कि जो पेरिस 2024 पैरालंपिक है उसमें 2 पदक हासिल करने वाली प्रीति पॉल भारत की एकमात्र खिलाड़ी रही हैं, यानी कि एक ही पैरालंपिक गेम में उन्होंने 2 पदक जीत लिए।
ये बात कही गई। 2 कांस्य पदक जीते हैं। अभी तक हमने अलग-अलग पैरालंपिक में एक-एक पदक जीतने वालों के बारे में सुना था, जो लगातार 3 बार, 2 बार से पुरुष या महिला जीत रहे थे। फिर अगला है कि जो 17 वर्षीय शीतल देवी हैं, वर्ष 2024 के पैरालंपिक खेलों में भारत की सर्वाधिक युवा पदक विजेता बनी हैं। फिर हरविंदर सिंह कौर, इनका भी नाम नहीं बोला। हरविंदर सिंह जो हैं, पैरालंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले पैरा तीरंदाज बने। हरविंदर सिंह कौन है? तो पैरालंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले पैरा तीरंदाज यानी कि पैरा आर्चर बने हैं ये पॉइंट आपको नहीं भूलना है। फिर अगला है, अब अगर पदक तालिका देखें तो हमें टॉप 3 और भारत की पोजीशन और कुल कितने पदक जीते हैं इनके बारे में याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इससे सवाल आ सकता है। तो पदक तालिका में देखें तो पैरालंपिक जो पेरिस पैरालंपिक खेल हैं 2024 के 17वें, उसमें चाइना जो है नंबर 1 पर है, उसकी रैंक नंबर 1 है। फिर ग्रेट ब्रिटेन नंबर 2 पर है, तीसरे नंबर पर यूएसए। तो पहला चाइना, दूसरा ग्रेट ब्रिटेन और तीसरे पे यूएसए। ध्यान रखिएगा, यूके अगर आ जाए तो गलत हो जाएगा, यूके नहीं होगा, ग्रेट ब्रिटेन होगा, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड का हिस्सा इसमें से हटा हुआ है। फिर इनमें से जो चाइना है, चीन है, इसने 221 कुल पदक जीते हैं और ग्रेट ब्रिटेन ने 124 पदक जीते हैं। फिर जो यूएसए है, उसने कितने जीते हैं? तो उसने 105 पदक जीते हैं। अब भारत की स्थिति आती है। भारत 18वें नंबर पर है और भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीतकर कुल 29 पदक जीते हैं। यह आपको याद रखना है। अब भारतीय स्वर्ण पदक विजेता, उनको जरूर याद रखिएगा। तो जो अवनी लेखरा हैं, जिन्होंने 2020 और 2024 के ओलंपिक में गोल्ड जीता है, किसमें जीता है? तो पैरा निशानेबाजी में जीता है। अब यह आपको याद रखना है कि अवनी लेखरा को स्वर्ण पदक मिला है। फिर सुमित अंतिल, जो कि पैरा एथलेटिक्स में भाला फेंक, इनको गोल्ड मिला है। फिर हरविंदर सिंह, ये आर्चरी में इनको गोल्ड मिला है। फिर नितेश कुमार, ये बैडमिंटन में गोल्ड लेकर आए हैं। धर्मवीर, यह पुरुष क्लब थ्रो में इनको गोल्ड मिला है। फिर प्रवीण कुमार, इनको किसमें? ऊंची कूद में मिला है। और नवदीप सिंह, आपने इनको देखा होगा, इनका कद जितना छोटा है, उन्होंने उतना ही बेहतरीन काम किया था और यह भी पुरुष भाला फेंक में गोल्ड लेकर के आए हैं। तो पहली हैं अवनी लेखरा, दूसरे हैं सुमित अंतिल, तीसरे हैं हरविंदर सिंह, चौथे हैं नितेश कुमार, पांचवें हैं धर्मवीर, फिर प्रवीण कुमार और उसके बाद नवदीप सिंह। अब अगला जो पैरालंपिक है वो कहाँ होगा? तो आपको सिर्फ याद रखना है कि अगला पैरालंपिक होगा लॉस एंजलिस 2028 में, और उसके बाद जो अगला पैरालंपिक होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। यह बात यहाँ बताई गई है। अब आगे कहा गया है कि जिस तरीके से सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव ने उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक होने का काम किया था, उसी तरीके से समापन समारोह में हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाज और प्रीति पॉल, जो कि पैरा धावक हैं, इन्होंने समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में समापन किया था। भारतीय ध्वजवाहक ये थे। अब यही क्यों थे? तो जो सबसे शीर्ष प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं किसी खेल में, उनको समापन का ध्वजवाहक बनाते हैं, और उससे पूर्व के जो खेल होते हैं उनमें जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं उनको इस खेल का, तत्कालीन खेल का जो उद्घाटन ध्वजवाहक है वो बनाया जाता है। ऐसी एक मान्यता है, ये कहीं लिखा नहीं है। भारत की तरफ से लगभग इसी तरीके का कार्य किया जाता है। फिर जो 18वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में मनाए जाएंगे, उनको वहां पर उनका आयोजन किया जाएगा। 19वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल है वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में प्रस्तावित किए गए हैं, जो कि वर्ष 2025 में होंगे। ओलंपिक खेल प्रतिवर्ष 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। हर 4 वर्ष के अंतराल में एक ओलंपिक खेल का आयोजन होगा और उसके जस्ट तुरंत बाद उसी वर्ष पैरालंपिक खेलों का आयोजन होता है। फिर आगे है पेरिस 2024 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, यानी कि इससे पहले 32 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हो चुके हैं। अब उनको देखते हैं। तो जो 33वां है इसका भी आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस में ही किया गया है। अब लेकिन आयोजन 26 जुलाई ना होकर के कुछ स्पर्धाओं की शुरुआत की वजह से यह 24 जुलाई से ही आयोजन आरंभ हो गया था। तो आपको यह याद रखना है कि आयोजन 26 नहीं 24 जुलाई को हुआ है। फिर जो शुभांकर है वो ओलंपिक फ्रीज है, जैसे कि पैरालंपिक में था। पेरिस ओलंपिक का जो शुभांकर है वो फ्रांसीसी गणराज्य की पारंपरिक फ्रीजियन टोपी पर आधारित है। फिर पेरिस ने इन खेलों की सर्वाधिक मेजबानी की है, यानी कि जो
ओलंपिक खेल हैं उनकी 3 बार मेजबानी की है। कब? 1900 में, 1924 में और 2024 में। यानी कि लगभग 100 साल के बाद इसने मेजबानी की है और लंदन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, क्योंकि लंदन ने भी 3 बार मेजबानी कर रखी है। फिर अब आप कमेंट करके बताइए कि 2014 में या 2008 में या 2012 में कहाँ पर लंदन में ओलंपिक आयोजित किया गया था, किस वर्ष आयोजित किया गया था, आप मुझे ये बताइएगा कमेंट करके। फिर पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य है वह है गेम्स वाइड ओपन। उद्घाटन समारोह में क्या था कि जैसे उसमें क्या था कि किसी एक चौक पर आयोजन किया गया था उद्घाटन समारोह का, उसी तरीके से सीन नदी में नावों पर सवार होकर एक परेड हुई थी खिलाड़ियों की, उसमें इसका उद्घाटन वहां से किया गया था। भारत की तरफ से उद्घाटन में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल ये भारतीय ध्वजवाहक थे। फिर आगे कहा गया है कि उद्घाटन समारोह के दौरान फिलिपो ग्रांडी को ओलंपिक लॉरेल प्रदान किया गया है। फिर अगले में कहा गया है कि लियोन मर्चेंट, जो आपको इसमें याद रखना है वो याद रखने के लिए है कि जो लियोन मर्चेंट है, जैसे उसमें जियांग युआन है उनको 7 पदक मिले हैं, उसी तरीके से लियोन मर्चेंट फ्रांस के पुरुष तैराक हैं जिनको 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर उन्होंने सर्वाधिक सफल एथलीट होने का परचम लहराया है। ये माइकल फेल्प के बाद ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे तैराक हैं, ये बात कही गई है। फिर अगर वहीं महिला एथलीट की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ जो महिला एथलीट है वो है टोरी हस्के, यूएस की महिला तैराक हैं। 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीत करके इन्होंने अपना परचम लहराया है। अब सीधे भारत की स्थिति पे आ जाते हैं। तो भारत की स्थिति में हमें ये देखना है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में 117 एथलीट शामिल थे। 16 खेलों की 69 पदक स्पर्धाओं में भाग लिया है। 16 खेलों की 69 पदक स्पर्धाओं में भाग लिया है। 40 वर्षीय जो टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना, वह भारतीय दल में सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी थे। और 14 वर्षीय महिला तैराक धीनिधि देशमुख भारतीय दल में सबसे कम आयु की एथलीट थी। गगन नारंग पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के प्रमुख थे, यानी चीफ डी मिशन थे। और अभिनव बिंद्रा को, जो कि पूर्व दिग्गज निशानेबाज हैं, उनको उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। अब आप ये बताइए कमेंट करके कि क्या अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मिला है पेरिस ओलंपिक में या नहीं मिला है। फिर 2024 के ओलंपिक खेलों में भारत 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीतने में सफल हुआ है। अब वहीं आती है मनु भाकर। तो यह जो है ओलंपिक पदक में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, जो कि भारत का पहला पदक था। साथ ही साथ मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी है, उसने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफल हुए। तो यानी मनु भाकर को 2 कांस्य पदक मिले, यानी कि उन्होंने एक ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। तो यही बात नीचे बताई गई है। फिर आगे कहा गया है कि भारतीय पदक, तो पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता हुआ है। और इसमें कहा गया है कि पुरुष हॉकी ने कांस्य पदक जीता है, तो रजत पदक जर्मनी ने जीता है और स्वर्ण पदक नीदरलैंड जीता है। 2020 और 2024 दोनों ओलंपिक में भारत ने हॉकी में कांस्य पदक ही जीता था। सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड हरमनप्रीत सिंह के ऊपर है, जो कि भारत के हॉकी टीम के कप्तान हैं, जिन्होंने 10 गोल किए हैं। भारत ने 52 वर्षों के पश्चात वर्ष 1968 और 1972 के बाद पुरुष हॉकी में लगातार 2 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता है। कब? 2020 और 2024 में जीता है। यह हो गया। फिर पुरुष भाला फेंक को देखते हैं, क्योंकि इसमें हमारे भी एक कंटेंडर थे। तो पुरुष भाला फेंक में अरशद नदीम है, उन्होंने, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया, 92.97 मीटर दूर भाला फेंका है। रजत पदक किसको मिला है? तो भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं, जिन्होंने 2020 के रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, उनको, नीरज चोपड़ा को रजत पदक इस बार मिला है। कितने? तो 89.45 मीटर का भाला फेंका है दूर इन्होंने। और कांस्य में एंडरसन पीटर्स, जो कि ग्रेनेडा के हैं, उनको भी कांस्य पदक मिला हुआ है। अब पदक तालिका को देखते हैं, क्योंकि ये याद करनी है। तो टॉप 3 में जैसे उसमें चीन, फिर ग्रेट ब्रिटेन और उसके बाद कौन था? यूएसए था। उसी तरीके से इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर है, चीन है दूसरे अंक पर और तीसरी रैंक पर है जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए को 126 कुल पदक मिले हैं, चीन को 91 पदक और जापान को
45 पदक मिले हैं। वहीं भारत की रैंकिंग देखी जाए तो भारत 71वीं रैंक पर है और भारत को कुल 5 कांस्य और 1 रजत पदक के साथ कुल 6 पदक मिले हैं। अगला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की तरह ओलंपिक भी लॉस एंजलिस में होगा, जो कि यूएसए का एक शहर है, और जो 2032 का 19वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। अब जो आगे कहा जा रहा है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि शरद कमल अचिंत और पीवी सिंधु उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे भारत की ओर से, उसी तरीके से भारतीय हॉकी के जो गोलकीपर हैं पीआर श्री राजेश और स्टार निशानेबाज मनु भाकर, ये समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। ये मैंने बता दिया। 34वें का बता दिया कि यूएसए के लॉस एंजलिस में, और 35वां कहाँ है तो ब्रिस्बेन के ऑस्ट्रेलिया में। और इसी के साथ हमने अपना ये वाला कार्यक्रम पूरा कर लिया ओलंपिक का। अब चलते हैं, जितने भी इसके बाद टॉपिक हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उन्हीं को ही बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ और छूट रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सरसरी निगाह से सारे के सारे टॉपिक्स में से आपको जो इंपॉर्टेंट लगते हैं आप उनको देख कर जरूर जाइएगा, ताकि वहाँ आपको कोई ये दिक्कत नहीं आए कि ये मैंने नहीं पढ़ाया या ये आपने नहीं पढ़ा, तो आपको अंक लेने में दिक्कत हो। तो इसमें है नवा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024। तो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का नवा संस्करण आयोजित किया गया था। कहाँ? 1 से 29 जून 2024 के मध्य में। दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई थी और फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से पराजित कर दिया था। भारतीय टीम ने अपना दूसरा पुरुष T20 विश्व कप खिताब जीता है। फिर यानी कि भारतीय टीम को दूसरी बार पुरुष T20 विश्व कप का खिताब मिला है। भारतीय तेज गेंदबाज जो जसप्रीत बुमराह को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के जो तेज गेंदबाज हैं पैट कमिंस, उन्होंने पुरुष T20 विश्व कप के इतिहास में लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। फिर भारत द्वारा फाइनल मुकाबले में जो स्कोर है वो 176 का है और 176 रन 7 विकेट, और विश्व कप के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है पुरुष T20 विश्व कप में। फिर 37 वर्ष 60 दिन की अवस्था में T20 विश्व कप का खिताब जीतने वाले रोहित शर्मा जो है सर्वाधिक उम्रदराज कप्तान बने हैं। इसमें आपको इतना याद रखना है। फिर अगला है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25। तो यह 11 जून 2025 को चालू हुआ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में। पहला तो ये याद रखना है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में 11 जून से चालू हुआ है। फिर आगे कहा गया है कि इसमें जो चैंपियन है ना वो है दक्षिण अफ्रीका, भारत तो बाहर हो गया था। उप विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एडन मार्करम दक्षिण अफ्रीका के हैं। यह बात बताई गई है। इसमें एक और आपको याद रखने वाला पॉइंट है कि एक एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है 19 जून 2025 को आयोजित की गई थी। इंग्लैंड और भारत के मध्य होने वाली सभी टेस्ट श्रृंखलाओं में यह ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की एक संयुक्त पहल है, यानी कि इंग्लैंड और वेस्ट क्रिकेट बोर्ड तथा भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है यानी बीसीसीआई, उनकी एक संयुक्त पहल है। और पहले इंग्लैंड में आयोजित टेस्ट श्रृंखला में पटौदी ट्रॉफी और भारत में एंथनी डी मेलो ट्रॉफी प्रदान की जाती थी, लेकिन नई पहल के तहत अब भारत और इंग्लैंड की जो टेस्ट श्रृंखला है उसके तहत विजेता कप्तान को पटौदी पदक प्रदान किया जाएगा और साथ ही साथ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। अब इसके बाद आते हैं 18वीं इंडियन प्रीमियर लीग। तो यह 22 मार्च से 23 जून 2025 के बीच आयोजित की गई है। अब 10 टीमें थी, कुल 74 मैच हुए हैं और टाइटल कौन था तो टाटा ग्रुप था। ये ना भी याद रहे तो भी आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है ये 18वीं इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में 10 टीमें 74 मैच हुए थे और फाइनल मैच जो हुआ था वो किंग्स जो पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स के बीच में हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। चैंपियन कौन था तो पहली बार आईपीएल के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इसमें उन्होंने चैंपियन होने का खिताब जीता है। ये बात इसमें बताई गई है। फिर सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी मुंबई इंडियन के सूर्य कुमार यादव। ऑरेंज कैप ये नहीं याद रखनी, पर्पल कैप ये भी नहीं याद रखनी, इतना आपको याद रखना था इसमें। फिर आ जाते हैं महिला प्रीमियर लीग 2025। तो 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच में
5 टीमों के बीच में 22 मैच हुए थे। फाइनल मैच ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में किया गया है। विजेता अगर ये महिला प्रीमियर लीग की है तो उसमें विजेता मुंबई इंडियंस है और इसको ये दूसरी बार खिताब मिला है। उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स की टीम बनी है। फिर आगे अगला देखते हैं। अगला है आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप। अभी हमने पुरुष टी20 विश्व कप देखा था, अब ये अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप है। तो इसमें मेजबान देश कौन है? मलेशिया, ये आपको याद रखना है। चैंपियन दूसरा खिताब मिला है भारत को, भारत इसमें दूसरी बार चैंपियन बना और उप विजेता बनी है दक्षिण अफ्रीका। अब आपको याद रखना है कि टी20 विश्व कप जो पुरुष वाला हुआ था आईसीसी का, उसमें भी भारत ही जीता था और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका टीम थी। और इसके बाद आपको याद रखना है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो ये 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच में आयोजित की गई थी। कहाँ? तो पाकिस्तान में और यूएई में। भारत के जितने मैच थे सब यूएई में आयोजित हुए थे। अब 8 टीमें थीं, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब आगे बताया गया है कि विश्व कप 1996 के बाद पहली बार पाकिस्तान के द्वारा आईसीसी के किसी बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी की गई थी, लेकिन सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते भारत के सभी मैच दुबई में आयोजित किए गए थे। चैंपियन कौन है? भारत। उपविजेता कौन है? न्यूजीलैंड था। यह आपको याद रखना है। फिर कुछ आंकड़े हैं, उनमें से जो हमें याद करना है। टूर्नामेंट का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो रचिन रविंद्र, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और सर्वाधिक रन भी रचिन रविंद्र ने बनाए हैं, 263 रन न्यूजीलैंड के। सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अजामतुल्ला उमरजई, जो कि अफगानिस्तान के हैं, और ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के, दोनों ने 8 छक्के एक मैच में मारे हैं। फिर आगे बताया जा रहा है कि कुछ नए कीर्तिमान भी बने, उनको देखते हैं। तो जैसे कि न्यूजीलैंड की टीम ने सबसे बड़ा स्कोर बनाया था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 362। फिर एक और बात कही गई है कि विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 287 पारियां 14,000 रन बनाने का नया कीर्तिमान भी कायम किया। पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 350 पारी में 14,000 रन बनाए थे। अब विराट कोहली ने 287 पारियों में यह रन बना करके एक नया कीर्तिमान रच दिया है। यह हो गया। अब हमारा जो अगला बस्ता है वह है आईसीसी पुरस्कार 2024। इसमें हमें जो याद रखने वो देखते हैं। तो सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार जो है, उसमें जो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार है वो है जसप्रीत बुमराह। फिर वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी कौन है? तो वह भी है जसप्रीत बुमराह। फिर वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष ओडीआई खिलाड़ी कौन है? तो वो है अजमतुल्ला उमरजई अफगानिस्तान के। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 आई खिलाड़ी कौन है? तो अर्शदीप सिंह भारत के हैं। यह बात हो गई, इतना हमें इसमें याद करना है। अब आगे चलते हैं, आगे जो हमें देखना है उसे देखते हैं। अगला है पुरुष जूनियर एशिया कप 2024। पुरुष जूनियर एशिया कप कब हुआ? तो ये 26 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 के मध्य हुआ। यह कहाँ आयोजित हुआ? मस्कट, ओमान में हुआ। अब इसमें क्या क्या आ गया है? पुरुष जूनियर एशिया कप, यह हॉकी से जुड़ा हुआ एक पुरस्कार है, हॉकी से जुड़ा हुआ कप है, ये याद रखिएगा। इससे हॉकी से सबसे पहले आपको यह याद रखना है। अब भारत इसमें विजेता बना है और भारत को रिकॉर्ड स्तर पर 5वां खिताब मिला है। उपविजेता कौन है? तो उपविजेता है पाकिस्तान। फिर इसी में हॉकी में जो है महिला जूनियर एशिया कप देखिए, इसमें कौन है विजेता? भारत बना है। और उपविजेता कौन है? चीन है। और यह कब आयोजित हुआ? तो जस्ट इसके बाद 7 से 15 दिसंबर 2024 को आयोजित हुआ। कहाँ? मस्कट में, ओमान देश के अंदर मस्कट शहर में आयोजित हुआ। यह बात हो गई। फिर आगे है हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024। तो ये 8 से 17 सितंबर चीन में आयोजित हुआ। परिणाम, भारत को इसमें भी 5वां खिताब मिला और जो रजत पदक है वो चीन को मिला, तो स्वर्ण भारत को मिला है। अब इसके बाद जो अगला है, अब इसके बाद फुटबॉल आ जाइए। तो फुटबॉल और इससे जुड़े जितने भी टॉपिक हैं उनके लिए अलग से आगे एक टेबल दी है, उस टेबल को बताऊंगा मैं, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। फिर अगला आपको एक काम ये भी करना है कि कई बार ये आ जाता है कि मोहन बागान के किस प्रतिस्पर्धा के लिए आयोजित होने वाला खेल है, फिर थॉमस कप क्या है, इसी तरीके से फिडे चैंपियनशिप किस चीज़ से, किस खेल से रिलेटेड है। तो आपको एक काम ये करना है कि जितने खेल हैं उनके अंदर आयोजित होने वाले जो ऐसे कप हैं जिनके नाम थोड़े अटपटे हैं, आप उनको जरूर देख करके जाइए, क्योंकि पेपर में यह भी पूछ लिया जाता है कई बार। आगे आते हैं,
अगला है बैडमिंटन। बैडमिंटन में सुधीरमन कप 2025। यह सुधीरमन कप इससे पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। तो 27 अप्रैल से 4 मई 2025 के मध्य जियामिन चीन में आयोजित हुआ और चीन की जो टीम है ये विजेता बनी और उप विजेता बनी है दक्षिण कोरिया की टीम। फिर अगला है इसी से जुड़ा हुआ बैडमिंटन से वाइकिंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन। यह 27 से 29 दिसंबर 2024 के मध्य आयोजित हुआ। कहाँ? शेंजन चीन में आयोजित हुआ। संस्थापक कौन है इसके? लिंडॉन, जो कि चीन के। संस्करण कौन सा है? पहला है। पुरुष एकल प्रतियोगिता हुई और इसमें कौन जीता? तो एंडर्स एंटोनसेन डेनमार्क के हैं, ये जीते। रजत पदक में कौन जीता? तो हु जे आन चीन के हैं, ये जीते। और कांस्य पदक चूंकि ये भारत के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लक्ष्य सेन को, क्योंकि भारत के हैं, इनको कांस्य पदक दिया गया। अगला कब देखते हैं? अगला है आईपीएल का मेगा ऑक्शन। इसको भी जान लीजिए क्योंकि कई बार इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये जो मेगा ऑक्शन है 2025 के लिए, यह सऊदी अरब के जिद्दा शहर में आयोजित किया गया। 3 वर्ष के अंतराल के बाद मेगा ऑक्शन को आयोजित किया जाता है। वैभव सूर्यवंशी जो 13 वर्ष के हैं, आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में खरीदे जाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने और राजस्थान रॉयल्स इन्होंने 1.1 करोड़ में खरीदा है। ये ना भी याद रहे तो भी चलेगा, लेकिन सबसे युवा कौन है? तो यह वैभव सूर्यवंशी। किस टीम से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स से। सर्वाधिक जो महंगे खिलाड़ी हैं वो हैं ऋषभ पंत, लखनऊ सुपर जायंट से खरीदा गया है। सर्वाधिक महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन है? तो जोस बटलर, इनको गुजरात टाइटन से खेलते हैं। ये सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी हैं। ये आपके याद रखने की काम था, जो आपको याद रखना चाहिए। फिर आगे चलते हैं। अब आ जाता है शतरंज। शतरंज में जो हमें याद करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है फिडे विश्व चैंपियनशिप। यह 25 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 के मध्य आयोजित हुई। कहाँ? सिंगापुर में आयोजित हुई और 14 मैच हुए हैं इसमें टोटल। विजेता गुकेश डी है, इसलिए इसको याद रखना है। और इन्होंने एक नया कीर्तिमान रचा है, आगे देखेंगे उसे। और उप विजेता कौन है? तो डिंग लिरेन है, जो कि चीन के हैं, ये इसके उप विजेता है। मैग्नस कार्लसन नहीं है, ये याद रखिएगा। गुकेश डी 18वें विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं और 18 वर्षीय गुकेश डी इतिहास के सर्वाधिक युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। अभी तक यह जो रिकॉर्ड है रूसी खिलाड़ी गैरी कैस्परोव, जो कि वर्ष 1985 में बने थे, उनके नाम था। गुकेश जो है विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले विश्वनाथन आनंद 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं, ये आपको याद रखना। फिर अगला है 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024। तो यह जो है 10 से 23 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित किया गया था बुडापेस्ट, हंगरी में। अब इसमें ओपन में स्वर्ण पदक भारत ने जीता है, रजत पदक यूएसए ने जीता है और कांस्य पदक उज्बेकिस्तान ने। वहीं महिला में भी स्वर्ण पदक भारत ने जीता है, पहला खिताब, और रजत पदक कजाकिस्तान और कांस्य पदक यूएसए ने जीता है। आगे आ जाइए। तो शतरंज ओलंपियाड में इतिहास में पहली बार भारत ने ओपन और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। भारतीय ओपन में जो टीम थी वो गुकेश डी, अर्जुन हरिगैसी, प्रज्ञानानंद आर, विदित गुजराती और हरिकृष्ण पेंटाला थे। अब कप्तान थे श्रीनाथ नारायण। इसके साथ भारतीय महिला टीम में हरिका द्रोणावल्ली, वैशाली आर, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और तानिया सचदेव, और कप्तान थे अभिजीत कुंटे। ये आपको याद रखना है। फिर अगला है भारत जो है रूस के बाद लगातार 2022 और 24 में 2 बार गैप्रिंडा सवली कप जीतने वाला दूसरा देश बना है। फिर अब एथलेटिक्स में आ जाइए। तो डायमंड लीग जो कि भाला फेंक की प्रतियोगिता है, उसमें इसको इसलिए पढ़ना है कि डायमंड लीग पेरिस 2025 में आयोजित हुई है 20 जून 2025 को, और इसमें पुरुष भाला फेंक में विजेता जो है नीरज चोपड़ा हैं और उप विजेता है जूलियन वेबर, जो कि जर्मनी के हैं। फिर एक और डायमंड लीग हुई है, कब? यह हुई है दोहा में। जैसे ये पेरिस में हुई थी तो यह 16 मई 2025 को हुई थी, यानी इससे पहले हुई थी, और उसमें जूलियन वेबर विजेता बन गए और उप विजेता नीरज चोपड़ा है। तो यह आपको याद रखना है। फिर 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसको देखना है। इसमें आपको क्या याद रखना है? पहले तो ये गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। चीन जो है इसमें कुल 32 पदक जीता है और जो भारत है कुल 24 पदक और जापान 28 पदक जीता है। तो यह आपको याद रखना है। भारत के 24 पदक हैं, चीन के 32 और जापान के 28 पदक हैं। लेकिन स्वर्ण पदक किसने ज्यादा जीते हैं? तो भारत ने जापान की तुलना में ज्यादा जीते हैं, इसलिए रैंकिंग में नंबर 2 पर है भारत। ये बात है। फिर आगे है कि भारत में गुलवीर सिंह जो है, इन्होंने 1000 मीटर पुरुष
और 5000 पुरुष मीटर में स्वर्ण पदक जीता। फिर अविनाश साबले ये 3000 मीटर में स्टीपल चेज में जीते हैं। ज्योति याराजी महिला की 100 मीटर जो बाधा देर दौड़ होती है हर्डल रेस उसमें जीती हैं। पूजा ये हाई जंप यानी ऊंची कूद में जीती हैं। फिर जिसको शायद मेरे ख्याल से पोल वॉल्टर कहते हैं। नंदिनी अक्सर ये हेप्टाथलॉन में और मिश्रित में 4x400 मीटर रिले और महिला 4x400 मीटर रिले में ये जीती हैं। कौन? एक मिश्रित में भी आया है। कौन जीती हैं? तो नंदिनी अक्सर। अब तो ये भारत के 8 हैं, इनमें से जो मेन थे उनके बारे में बता दिया गया। डायमंड लीग भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं निशानेबाजी यानी कि शूटिंग में। तो ISSF जो विश्व कप है राइफल और पिस्टल का वो कहाँ आयोजित किया गया? तो म्यूनिक में आयोजित किया गया। म्यूनिक कहाँ है? तो जर्मनी में है। आपने ओलंपिक खेलों में एक म्यूनिक का केस सुना होगा, म्यूनिक केस, जिसमें मोसाद के बहुत सारे जासूसों को मार दिया गया था। मोसाद नहीं, इजराइल के कुछ जो खेल प्रतिभागी थे उनको मार दिया गया था, प्लेयर्स को। तो फिर मोसाद ने उनसे बदला लिया था। तो वही है ये। तो ISS विश्व कप में चीन ने कुल 7 पदक जीते हैं। फिर नॉर्वे ने 4 पदक जीते हैं और भारत ने 4 पदक। जो चीन है उसने 4 स्वर्ण पदक, नॉर्वे ने 2 स्वर्ण और भारत ने भी 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। लेकिन भारत की रैंकिंग इसलिए तीसरे पर है क्योंकि भारत ने जो अंतिम 2 पदक जीते हैं स्वर्ण के अलावा वो कांस्य हैं। लेकिन नॉर्वे को देखें तो नॉर्वे ने 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक भी जीता है। अब भारत ने जो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं किसमें? सुरुचि इंदर सिंह ने 10 मीटर की एयर पिस्टल महिला में और आर्या बोरसे और अर्जुन बबूता ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में जीता है। फिर ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल और शॉट गन ये लीमा में हुई थी। यह प्रतियोगिता जो 2025 में ये राइफल पिस्टल के लिए हुई थी, लेकिन इसमें आप देखिए तो राइफल पिस्टल और शॉट गन यह लीमा में होती है। लीमा कहाँ है? तो पेरू में है। अब इसमें चीन ने 4 स्वर्ण पदक और कुल 13 पदक जीते हैं। USA ने 4 स्वर्ण पदक और कुल 7 पदक जीते हैं। भारत ने कुल 2 स्वर्ण पदक और टोटल 7 पदक जीते हैं। जैसे यहाँ देखिए चीन ने यहाँ 7 पदक जीते थे, पर यहाँ आप देखेंगे तो 13 पदक। अगला इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल महिला में सुरुचि इंदर सिंह। अब यहाँ देखिए यहाँ भी सुरुचि इंदर सिंह को 10 मीटर एयर पिस्टल महिला में पदक मिला था स्वर्ण का। और 10 मीटर एयर पिस्टल की जो मिश्रित टीम है उसमें सुरुचि इंदर सिंह और सौरभ चौधरी को मिश्रित में गोल्ड मिला है। और वहीं यहाँ पर आर्या बोरसे और अर्जुन बबूता थे जिनको मिश्रित में गोल्ड दिया गया था। तो यह हो गया हमारा। अब आते हैं अगले में। अगला देखते हैं अगला कहाँ है? तो अगला है आर्चरी में, तीरंदाजी में। अब तीरंदाजी में हमें क्या देखना है? तीरंदाजी में हमें यह देखना है कि यह इसका द्वितीय चरण है तीरंदाजी का, क्योंकि सिंगापुर में आयोजित किया गया है। भारत ने 2 स्वर्ण 6 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 9 पदक हासिल किए तीरंदाजी में। इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर है जिसे कुल 5 पदक। कजाकिस्तान तीसरे नंबर पर है जिसे कुल 3 पदक मिले हैं। भारत से 2 स्वर्ण जीतने वाले कुशल दलाल यानी कंपाउंड पुरुष की श्रेणी में और तेजल राजेंद्र साल्वे ये कंपाउंड महिला की श्रेणी में इन्होंने जीता है। अब इसके बाद अगला है और मैं ये देख लूं कुछ आपका छूटा तो नहीं है। हाँ, एक बार आप एक काम करिएगा, इसमें जो फॉर्मूला 1 है इसे देख लीजिएगा अपनी ओर से, और आपको गोल्फ में भी देख सकते हैं क्योंकि गोल्फ में भी कई बार आ चुका है सवाल। तो आपको यह देखना है। जैसे मैं आपको ये तो बता ही दूंगा, इसको मैं खुद ही बता सकता हूँ, लेकिन ये एक टेबल है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। तो आगे हमें चर्चित खेल व्यक्ति के बारे में जानना है। इसमें जितने इंपॉर्टेंट है मैंने वो इसमें पहले से ही टिक कर रखे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है तो आप एक्स्ट्रा में पढ़ करके जरूर जाइएगा। तो इसमें सबसे पहले जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। फोर्ब्स के द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में है और 2025 में इन्होंने पहला स्थान सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों में कमाई करने वाली सूची में पहला पाया था। फिर इसके बाद LR श्रीहरि, यह तमिलनाडु के शतरंज खिलाड़ी हैं और ये भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। फिर केंटन कूल, यह 51 वर्षीय ब्रिटिश पर्वतारोही गाइड और माउंट एवरेस्ट को रिकॉर्ड 19वीं बार फतेह करने वाले गैर शेरपा गाइड बने हैं। फिर है कामी रीता शेरपा, ये 55 वर्षीय नेपाली शेरपा गाइड हैं
और माउंट एवरेस्ट को इन्होंने 31वीं बार फतह किया है। फिर हैं विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती, 16 वर्षीय भारतीय पर्वतारोही है। 7 शिखरों की चुनौती यानी 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाले विश्व के दूसरे और भारत के सर्वाधिक युवा पर्वतारोही बने हैं। फिर अगला है विराट कोहली, टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। 123 टेस्ट मैचों में 30 शतक, 31 अर्धशतकों की सहायता से कुल 9,230 रन बनाए। वहीं आगे इसी में आप रोहित शर्मा का भी देखोगे तो उसको मैंने यहीं पर दिखा दिया है, आप उसको देख लीजिए। तो उसमें बताया गया है कि इन्होंने विराट कोहली ने 123 मैच खेले हुए हैं, तो रोहित शर्मा ने 67 टेस्ट मैच खेले हुए हैं। विराट कोहली ने 30 सेंचुरी मारी है, इन्होंने 12 सेंचुरी, और इन्होंने कुल रन 9,223 बनाए हैं और रोहित शर्मा ने 4301 रन बनाए हैं। फिर 254 हाईएस्ट इनका स्कोर है किसी टेस्ट मैच में, और रोहित शर्मा का हाईएस्ट स्कोर है 212 रन। तो आपको ये याद रखना है, आगे रोहित शर्मा वाला आएगा, आप चाहें तो यहीं पढ़ लें या वहां भी दोबारा देख सकते हैं। फिर अगला है वंदना कटारिया, तो भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। 32 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है। फिर कहा गया है कि वह भारत के लिए सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली तथा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी हैं भारत की ओर से। फिर उन्होंने 2 बार ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, रियो 2016 में और टोक्यो 2020 में। ओलंपिक खेलों में हैट्रिक बनाने वाली एकमात्र भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। टोक्यो 2020 में इन्होंने हैट्रिक बनाई थी। फिर अगली हैं मीराबाई चानू, भारतीय महिला भारोत्तोलक है यानी कि वेट लिफ्टर है, और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष इनको चुना गया है। सौरभ गांगुली के बारे में आपने सुना ही होगा कि यह पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं और आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति है उसका पुनः अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, आगे है शरत कमल अचंत, जो कि हमारे पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक बने थे उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु के साथ। तो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और इसके साथ साथ पेशेवर टेबल टेनिस से इन्होंने संन्यास ले लिया है। राष्ट्रमंडल खेलों में 7 स्वर्ण सहित कुल 13 पदक अपने नाम किए इन्होंने। 2004 से 2024 के दौरान उन्होंने 5 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वर्ष 2022 में उन्हें भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, तो 41 वर्षीय जिम्बाब्वे की खेल प्रशासक और पूर्व तैराक हैं ये। फिर उनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का 10वां अध्यक्ष चुना गया है। यूनान के कोस्टा नवारिनो में संपन्न 144वें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सत्र है, उसमें यह निर्वाचन किया गया है और आईओसी के इतिहास में पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष यह बनी है। तो एक साथ 2 से 3 इन्होंने खिताब हासिल किए हैं। फिर रविचंद्रन अश्विन, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास की इन्होंने घोषणा कर दी है। अनिल कुंबले, जो कि 619 विकेट के बाद टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 537 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन हैं। फिर इसके बाद इसमें कहा गया है कि टेस्ट क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में सूची में उनका स्थान 8वां है। मुथैया मुरलीधरन के साथ वह टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 11 बार श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी हैं। फिर आगे कहा गया है कि टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने एक पारी में 37 बार उन्होंने 5 विकेट लेने का कारनामा किया है। 37 बार उन्होंने एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया है और मुरलीधरन के नाम यह कारनामा 67 बार ऐसा है। फिर वर्ष 2011 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज के विरुद्ध पदार्पण किया था, मतलब कि इस दिन से वो खेलना शुरू किया था। अगला है काम्या कार्तिकेयन, 17 वर्षीय भारतीय महिला पर्वतारोही हैं और विश्व के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां फतह करने वाली सर्वाधिक युवा महिला बनी है। फिर है राफेल नडाल, स्पेन के महान टेनिस खिलाड़ी हैं। डेविस कप फाइनल्स 2024 के बाद टेनिस से उन्होंने संन्यास ले लिया है। अपने कैरियर में उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में पुरुष एकल खिताब जीते हैं, जिनमें जो है रिकॉर्ड 14 खिताब फ्रेंच ओपन के हैं, यानी कि इन्होंने फ्रेंच ओपन में अकेले 14 खिताब जीते हैं। अगला है तैयब इकराम, और उससे पहले मैक्स वर्स्टापन लगातार चौथे वर्ष फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का
खिताब इन्होंने अपने नाम किया। फिर है तैयब इकराम, लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष इनको चुना गया। फिर है सिद्धार्थ अग्रवाल, अब इंग्लिश चैनल को तैर करके पार करने वाले सर्वाधिक उम्र दराज भारतीय बने। कौन? सिद्धार्थ अग्रवाल। पहले शायद मिहिर सेन थे, आप इसको याद रखिएगा। राजा रणधीर सिंह के बारे में आप इतना याद रखिए कि सर्वसम्मति से एशियाई ओलंपिक जो एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष इनको चुना गया है। फिर जय शाह, इनके बारे में जानते हैं। तो जय शाह को निर्विरोध आईसीसी का अगला चेयरमैन चुना गया है। 1 दिसंबर 2024 को न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले का उन्होंने स्थान लिया है। 36 वर्ष की अवस्था में ये आईसीसी के सर्वाधिक युवा अध्यक्ष बन गए हैं। इससे पहले जो आईसीसी के अध्यक्ष थे वो कौन थे? जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर इस पद पर चुने जाने वाले व्यक्ति थे। और ये 5वें ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इस पद पर चुना गया है। इससे पहले 4 लोग आ चुके हैं। फिर है गौतम गंभीर, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। टीम इंडिया सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच इनको नियुक्त किया गया है। फिर है जिया राय, ये भारतीय पैरा तैराक हैं और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली विश्व की सर्वाधिक युवा 16 वर्षीय और सबसे तेज पैरा तैराक बनी है ये। फिर आगे वही जो बात मैंने आपको बताई थी कि रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब 67 टेस्ट मुकाबलों में 12 शतक, 18 अर्धशतकों के साथ कुल 4301 रन बनाए हैं। एक बार मैं यहाँ ये देख लूं, हाँ 12 ही सही बताया था मैंने आपको। फिर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड का नामकरण इनके नाम पर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। आपको यह 2 पॉइंट याद रखने हैं, यह रीड ऑनली, यह हो गया। अब इसके बाद जो बच रहा है उसे देखते हैं। अब यह जो एक तालिका है अंतिम पेज पर, इसको आपको देखना है। यह वो तालिका है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। तो आगामी खेल के आयोजन से जुड़ी ये तालिका है, इसको देखना है आपको। तो 10वां जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप है वो कहाँ होगा 2026 में? वो होगा इंग्लैंड और वेल्स में। फिर 14वां ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2027 कहाँ होगा? तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से आयोजन करने वाले देश होंगे। 15वां ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2031 कहाँ होगा? तो भारत और बांग्लादेश में होगा, संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा 15वां ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2031 में। फिर 10वां पुरुष T20 विश्व कप 2026 में कहाँ होगा? भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। 9वां कहाँ हुआ था? तो 9वां वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था। और इसका फाइनल जहां तक 9वें का कहाँ हुआ था? तो बारबाडोस में आयोजित किया गया था। फिर 11वां पुरुष T20 विश्व कप कहाँ होगा 2028 वाला? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे। और 12वां पुरुष T20 विश्व कप कहाँ होगा? तो यह होगा 2030 में इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। फिर चैंपियंस ट्रॉफी जो 2029 है वह कहाँ होगी? तो भारत में आयोजित की जाएगी अकेले। अब फुटबॉल पे आते हैं, ये तो क्रिकेट की बात थी। फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2034 सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कहाँ होगा? तो ये कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका संयुक्त रूप से इसको आयोजित करेंगे। फिर आगे कहा गया है कि 24वां जो फीफा फुटबॉल विश्व कप है यह कहाँ आयोजित होगा? तो यह होगा मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। अब विविध में कुछ खेल हैं उनको देखते हैं। तो जो राष्ट्रीय खेल हैं 2027 में उनको मेघालय में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो ग्लासगो यूके में आयोजित किए जाएंगे। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस अमेरिका में। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और पैरालंपिक भी इन्हीं 2 देशों में आयोजित किए जाएंगे, 34वें और 35वें। फिर 20वें जो एशियाई खेल हैं 2026 में यह आईची और नगोया जापान में आयोजित किए जाएंगे। 21वें 2030 में जो होने वाले एशियाई खेल हैं यह दोहा कतर में आयोजित किए जाएंगे। और 22वें जो एशियाई खेल हैं 2034 में आयोजित करने वाले हैं यह रियाद सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। फिर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो 2026 की है यह कहाँ आयोजित होगी? तो ये भारत में आयोजित होगी। और 47वां जो शतरंज ओलंपियाड है वह कहाँ आयोजित होगा? तो यह होगा अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा 2028 में। तो यह था हमारा पूरा का पूरा खेल।
अब इसके अलावा अगर कुछ ऐसा बच रहा है जो आपको याद रखना है, तो जैसे आप खो खो विश्व कप में ये पढ़ सकते हैं कि ये कहाँ आयोजित हुआ, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पहला संस्करण था इसका। प्रतिभागी देश 23 थे। शुभांकर, तेजस और तारा, 2 छोटे बारहसिंगे। ये वो छोटे पॉइंट हैं जिनको मैं बता रहा हूँ ताकि वो भी ना छूट जाए। अब पुरुष खो खो में भारत चैंपियन था, उपविजेता नेपाल था। महिला खो खो में भी भारत चैंपियन, नेपाल उपविजेता था। ये आपको याद रखना है। फिर आगे आते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल है, इसको देखते हैं। इसमें 26 जनवरी से 14 फरवरी के बीच आयोजित हो। मेजबान जो राज्य है वो उत्तराखंड। शुभांकर याद रखना, मौली, यह हिमालयन मोनल पक्षी है। और आदर्श वाक्य है, संकल्प से शिखर तक। इतना आपको याद होना चाहिए कम से कम, ये मेन चीज है। इसके अलावा अब पुरस्कार हैं उनको देख लेते हैं। तो जो मेजर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं 2024 के, ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिए गए हैं। इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, उनको याद रखना है। तो डी गुकेश जो कि शतरंज के हैं, इनको मिला है। हरमनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी में, इनको मिला है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है, इनको मिला है। और मनु भाकर। यह 4 के 4 जो नाम हैं आपको याद होने ही चाहिए। अब यह जो पुरस्कार है किसी खिलाड़ी को विगत 4 वर्षों में किए गए सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अब अर्जुन पुरस्कार है, उसमें जो जो हमें याद रखने हैं, जैसे कि हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी के हैं, उसी तरीके से अर्जुन पुरस्कार में जर्मनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए दिया गया है। और इसके अलावा प्रीति पॉल को दिया गया है पैरा एथलेटिक्स में। अन्नू रानी का नाम याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा वंतिका अग्रवाल शतरंज की हैं, इनको याद रखिएगा आप। और ज्योति यारा जी एथलेटिक्स हैं, इनको याद रखिएगा आप। इसके अलावा इसमें और कौन कौन याद रख सकते हैं आप, जैसे कि इसके अलावा बाकी जो हैं, अमन सहरावत का नाम जरूर याद रखिएगा। ये कुश्ती हैं और ये बहुत बेहतरीन कुश्ती खेलते हैं। निशाने में सरबजोत सिंह, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में संयुक्त रूप से मनु भाकर के साथ एक कांस्य पदक ओलंपिक में जीता था, तो इनको याद रखिएगा। इसके अलावा बस, इसके अलावा बाकी हैं, इनको आप चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं, लेकिन जितने मैंने बताए इनको जरूर याद रखिएगा। फिर अर्जुन पुरस्कार जो आजीवन है यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट है, उसमें सुच्चा सिंह को एथलेटिक्स के लिए और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को पैरा तैराकी के लिए ये दिया गया है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरुओं के लिए होते हैं, जो इनके पुरस्कार हैं उसमें सुभाष राणा को पैरा निशानेबाजी, दीपाली देशपांडे को निशानेबाजी और संदीप सांगवान को हॉकी के लिए दिया गया है। अब तो आपको यह याद रखना है। अब जो माका ट्रॉफी है, इसमें यह रखना, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाती है। आपको इतना सिर्फ इसमें याद रखना है, ये जो पॉइंट है। आगे चलते हैं। अब इसमें जैसे लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये इसको याद रखना है आपको। एक चाहें तो अभी कबड्डी विश्व कप भी देख सकते हैं। यह इंग्लैंड यूके में आयोजित हुआ। 9 पुरुष और 6 महिला टीमें थीं इसमें। पुरुष कबड्डी में विजेता भारत है, महिला कबड्डी में विजेता भारत है, उपविजेता इंग्लैंड है, उपविजेता इंग्लैंड है। इतना आपको इसमें याद रखना है। कबड्डी दिवस, विश्व कबड्डी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और टीम वर्क मेक्स ओवर ड्रीम वर्क, यह इसका विषय था इस बार के लिए, यह आपको याद रखना है। मैं 1-2 चीज़ें और भी देखे ले रहा हूँ ताकि कुछ छूटे ना, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब ये तो बच रहे हैं, मैं इनको बता ही दे रहा हूँ कि गोल्फ के लिए जो यूएस ओपन है उसमें जे स्पॉन ने जीता है। क्वीन सर्किट कप में दक्षिण कोरिया ने जीता है। मास्टर्स टूर्नामेंट में रोरी मैकइलरॉय ने जीता है। और द प्लेयर्स चैंपियनशिप जो कि फ्लोरिडा में आयोजित हुई थी, उसमें रोरी मैकइलरॉय ने दोबारा जीता है। यह उत्तरी आयरलैंड की है। फिर फार्मूला 1 में स्पेनिश जो ग्रैंड प्री है उसमें ऑस्कर पियास्त्री जो कि मैकलेरन के ड्राइवर हैं, ये टीम्स हैं मैकलेरन के ड्राइवर, उन्होंने जीता है। कनेडियाई ग्रांड प्री है, उसमें जॉर्ज रसल ने जीता है जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। मोनाको ग्रांड प्री, ये इसको लैंडो नॉरिस ने जीता जो कि मैकलेरन के हैं। फिर एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री है, इसमें मैक्स वर्स्टापन को जीत मिला है और ये रेडबुल के हैं। मियामी ग्रैंड प्री, इसमें ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है, मैकलेरन के हैं। तो मैकलेरन का 1, मैकलेरन के इसके बाद 2, लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पियास्त्री, ये 3। फिर जापानीज ग्रैंड प्री, मैक्स वर्स्टापन रेडबुल के हैं, तो इनको दूसरा और ये एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री इसमें मिला है। फिर बहरीन ग्रैंड प्री में भी ऑस्कर पियास्त्री जो कि मैकलेरन के हैं, इनको मिला, ये चौथी बार है।
सऊदी अरब ग्रैंड प्री में भी ऑस्कर पियास्त्री 5वीं बार जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री में भी मैकलेरन लैंडो नॉरिस 6वीं बार, और चाइनीज ग्रैंड प्री में भी मैकलेरन की ऑस्कर पियास्त्री ने जीता। यानी कि 7 खिताब तो अकेले अकेले मैकलेरन टीम के हैं। तो आपको याद करने की ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, आपको ये याद रखना है। तो मेरे ख्याल से हमने लगभग टॉपिक को कवर कर लिया है। और आपको एक ये भी याद रखना है, क्योंकि इसमें भारत ने जीता है। तो यह है IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025, 12 से 16 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई। कार्लो आयरलैंड में आयोजित हुई। विजेता सौरभ कोठारी भारत के और उप विजेता पंकज आडवाणी भारत के। ये आपको याद रखना है। फिर याद रखना है कि ग्रॉस हॉपर कप किससे रिलेटेड है, तो स्क्वैश से रिलेटेड है। तो मेरे ख्याल से आज के इस कार्यक्रम में इसको यहीं तक रखते हैं, और इसी के साथ आपकी जो आई दृष्टि मैगजीन 2025 है यह समाप्त हो गई है। यह मैगजीन आपके आरओ वाले एग्ज़ाम के अलावा जो आगामी जो UPPCS का एग्ज़ाम है, जो कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगा, उसमें भी आपके काम आएगी, क्योंकि अगले 3 महीनों के लिए सिर्फ एक अपडेटेड वर्जन आएगा, और जब आएगा तो उसको अपडेट करके फिर से मैं बता दूंगा आपको। उसको भी इसी तरीके से कवर कर दिया जाएगा जैसे ये वाली कवर की गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह 15 तारीख को ये आएगा, और जैसा कि मैंने वादा किया था कि 15 तारीख को आपको यह समाप्त मिलेगी, ताकि आपको पूरा का पूरा 1 हफ्ता 10 दिन इसको रिवीजन करने के लिए मिल जाए, ताकि आप इसको 1.5x 2x पे लगा करके रिवीजन कर लें। तो आज के कार्यक्रम में यहीं तक रखते हैं। अब आगे अगला जो कार्यक्रम है वो NCERT का है, जो मैंने आपको बताया है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप किस तरीके से NCERT पढ़ना चाहते हैं, या क्या आप उसमें परिवर्तन चाहते हैं। जो मैंने बताया वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि मैं इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। अगर आप उसमें कोई परिवर्तन चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अभी NCERT का जो ये कोर्स आएगा ये हिंदी में आएगा, उसके बाद अगला जो कोर्स आएगा वो इंग्लिश में आएगा, और बीच में हम और भी कोर्स प्लान कर रहे हैं जो हम लेकर के आएंगे। और जो कुछ भी हम इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, हमारी कोशिश रहेगी, और कोशिश क्या रहेगी, लगभग ये मान के चलिए कि सब कुछ मुफ्त ही होगा 100%। किसी भी चीज़ के लिए आपको पैसा देना नहीं होगा। आपको सपोर्ट करना है वो अलग बात है, आप सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं मांगेंगे आपसे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करें आपको। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। जल्द ही आपसे मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।